Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Arman. My subject is Financial Accounting 2, ADP Semester 2 of Business Management, Accounting and Finance. Jitos friends, today we are going to discuss the new topic that is Accounting for Partnership. हमारी बुक का बेटा चैप्टर नंबर 12 है, पेज 476. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसके ऊपर. एज द टीचिंग मेथड हम लोग पहले बेटा इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और बेसिक्स की डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग इसकी न्यूमेरिकल परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव करेंगे. तो बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स की हम बात करेंगे. तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है. पार्टनरशिप एक मोड ऑफ बिजनेस है. इस मोड ऑफ बिजनेस में होता यह है बेटा कि फ्यू पर्सनस, अब फ्यू की बात अगर हमने की है तो नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 20, कि मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 20% कलेक्टिवली एक जगह पर अपना पैसा पूल करते हैं, अपना कैपिटल इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं. और उस बिजनेस की मैनेजमेंट मे बी पॉसिबल कि सारे लोग मैनेजमेंट में टेक पार्ट कर रहे हों, और मे बी पॉसिबल कि उनमें से कुछ लोग मैनेजमेंट में टेक पार्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ साइलेंट पार्टनर हो, जो कि एक्टिंग पार्टनर नहीं होंगे, वो स्लीपिंग पार्टनर होंगे, वो जस्ट प्रॉफिट इंजॉय करेंगे और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो मैनेजमेंट में अपना रोल नहीं प्ले कर रहे होते. तो मल्टी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी किस्म की पार्टनरशिप्स हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं. तो बड़ी सिंपल सी बात, अभी हमने डिस्कशन ये कर ली कि बेटा कि कुछ लोगों का मिलकर बिजनेस कैरी करना, प्रॉफिट अर्निंग करना लीगल वेज के साथ, कलेक्टिवली किसी सिंगल गोल के ऊपर काम करना, इस चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, पार्टनरशिप का नाम दे दिया. ठीक है जी. अब हम आगे चलते हैं बेटा जी, पार्टनरशिप की बात करते हैं. तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं. तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ है जी. अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि पार्टनरशिप के होता क्या है जी. स्टार्ट लेते हैं पहले इधर से. वॉलंटरीली एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि वॉलंटरी का मतलब है कि अपनी मर्जी से लोग मिलकर ये काम करना चाहते हैं. यानी कि कुछ लोग जब मिलकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है या उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है इस काम को करने के लिए, बल्कि वो अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से मिलकर काम करना चाहते हैं. और फिर वो क्या करते हैं कि अपने दरमियान एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिख लेते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है. इसमें फिर सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं कि कौन सा पर्सन कितना कैपिटल आएगा, कौन सा कितना कैपिटल आएगा, इनके आपस के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, प्रॉफिट किस रेशो से शेयर किया जाएगा, लॉस अगर होगा तो वो किस रेशो से शेयर किया जाएगा, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. तो मतलब इस पार्टनरशिप को किस तरह से चलाना है, हर चीज़ जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर इन डिटेल डिस्कस कर ली जाती है. और उसके बाद फिर उसको सामने रखते हुए इस पार्टनरशिप के परफॉर्मेंसेस को आगे चलाया जाता है. अब लिमिटेड लाइफ की बात की है कि इसकी लाइफ लिमिटेड होती है. कहाँ तक लिमिटेड होती है डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप की अपनी विल के ऊपर, कि अगर ये लोग जब तक चाहें पार्टनरशिप कैरी कर सकते हैं और जब चाहें इसका अपनी पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं एज़ पर द विल ऑफ एनी पार्टनर. कि अगर कोई भी पार्टनर फर्दर मोर इस बिज़नेस का हिस्सा नहीं रहना चाहता तो वह तमाम पार्टनर्स को एक नोटिस देता है कि जी मैं इस बिज़नेस का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाए, मुझे इस बिज़नेस से रिलीज़ कर दिया जाए. अब उसका बिज़नेस से निकल जाना, उसका बिज़नेस से ख़त्म होना, इट मीन्स दैट कि पार्टनरशिप वहाँ पर ख़त्म हो गई. बिज़नेस ख़त्म नहीं हुआ, बिज़नेस वहीं पर रहेगा, पार्टनरशिप फर्म वहीं पर रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी जो उन तमाम पार्टनर्स के दरमियान थी. तो बाकी पार्टनर्स अगर फिर वहाँ पर फर्दर आगे कैरी करना चाहते हैं तो वो एक नई पार्टनरशिप दोबारा से स्टार्ट करेंगे. बिज़नेस वही है, मेरी बात को गौर सुनिएगा बेटा, बिज़नेस वही रहता है, फर्म वही रहती है, लेकिन पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है किसी भी पार्टनर के निकलने से या किसी भी नए पार्टनर के आने से. ठीक हो गई बात बेटा जी. तो इसका मतलब फिर इस पार्टनरशिप की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है. उसके बाद आगे चलिए, तो अब हमने कहा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है किस तरह से बेटा जी, कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी लाइबल कर लिया जाता है कि जब भी बिज़नेस की कोई ऑब्लिगेशंस हमने पे करनी है, और अगर बिज़नेस के पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी लाइबल कर लिया जाता है इसकी पेमेंट करने के लिए. तो इसका मतलब फिर इनकी लाइबिलिटी फिर क्या हो गई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी. को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर कोई एसेट या कोई भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की ऑनरशिप के अंदर है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के ऑनरशिप में है, तो इसका मतलब फिर बेसिकली बिजनेस नहीं, बेसिकली वो तमाम पार्टनर्स उस प्रॉपर्टी के क्या होंगे, ऑनर होंगे, और वो को ऑनरशिप स्ट्रक्चर कहलाएगा. यानी कि सपोज करते हैं कि अगर पार्टनरशिप ने कोई अपनी बिल्डिंग परचेज कर ली, जिस जगह पर वो बिज़नेस करते हैं तो उन्होंने बिल्डिंग अपनी परचेज़ की है,
तो वो बिल्डिंग की जो परचेज़ करने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिकली उसका ऑनर फिर कौन होगा, वो पार्टनरशिप के साथ साथ वो तमाम पार्टनर्स उसके ऑनर होंगे, और वो दे आर कॉल्ड एज को ओनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, को ओनरशिप प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं जी म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट क्या होता है बेटा जी, कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 का जो चलता है, उसमें ये बात बड़े क्लियर कट लिखी है कि एवरी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप विल बी द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कि वो बिजनेस अपने पार्टनरशिप का क्या होगा, एजेंट होगा। यानी कि हर पार्टनर का किया हुआ कोई भी काम ये कंसिडर किया जाएगा कि वो पार्टनरशिप का एजेंट है, और उसका किया हुआ काम, पार्टनरशिप का किया हुआ काम कंसिडर किया जाएगा। यानी कि उसके हर काम के लिए उसकी पार्टनरशिप लायबल होगी। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि वो तमाम पार्टनर्स मिलकर एक एजेंसी क्रिएट कर लेते हैं, और हर पार्टनर जो होगा वो बिज़नेस का एजेंट कंसिडर किया जाएगा। टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का मतलब है कि ये पार्टनरशिप अपना टैक्स खुद से पे करती है, और पे करने के बाद जो बकाया प्रॉफिट्स हमारे पास बचते हैं, उन प्रॉफिट्स को आपस में क्या कर लेती है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास कुछ मेन हमने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें कि पार्टनरशिप के डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन ये वो फीचर्स है जिससे पार्टनरशिप की काफ़ी हद तक एक इमेज और एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए बेटा हमने क्या डिस्कस किया करना है जी, ऑर्गेनाइजेशंस विद पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, अब कुछ डिफरेंट हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप से कुछ हद तक मिलती हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप्स की बात हमने की है। अब जरा इसमें देखिएगा कि जनरल पार्टनर्स एज्यूम मैनेजमेंट ड्यूटीज़ एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पार्टनरशिप डेट्स। अब जनरल पार्टनर्स यानी कि आम रूटीन जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर क्या होता है कि लोग अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स जो हैं वो एज्यूम कर लेते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड में खुद से लिख लेते हैं, और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पार्टनरशिप डेट्स, और पार्टनरशिप के डेट्स पे करने के लिए उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि जी लिमिटेड पार्टनर्स, पहले हमने बात की है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर का मतलब है जो रूटीन आम पार्टनर्स हैं उनके लिए ये होता है कि वो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करते हैं और उनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि लिमिटेड पार्टनर्स की बात करें। अब लिमिटेड पार्टनर्स हैव नो पर्सनल लाइबिलिटी बियॉन्ड इन्वेस्टेड अमाउंट्स, यानी कि वो लोग सिर्फ किस हद तक लायबल होंगे, जिस हद तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर सपोज मैं कहता हूँ जी मैं बीइंग अ लिमिटेड पार्टनर, मैंने किसी पार्टनरशिप में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब मैं सिर्फ कल को अगर मुझे नुकसान होता भी है तो मैक्सिमम कितना होगा, बस उसी 1 लाख रुपए का नुकसान होगा जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा मुझे किसी किस्म का कोई पैसा पर्सनली पॉकेट से पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप्स का नाम देते हैं, जिसमें पार्टनर्स कौन से होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट्स, अब इसमें तमाम पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अब उसने क्या कह दिया जी, प्रोटेक्ट्स, यानी कि ये जो पार्टनरशिप है ये प्रोटेक्ट करती है इनोसेंट पार्टनर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिस ऑफ नेग्लिजेंस क्लेम्स। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो फ्रॉड्स वगैरह किए जाते हैं या कोई नेग्लिजेंस है तो उससे इनोसेंट पार्टनर्स को बचाती है। ठीक हो गई बात जी। यानी कि सपोज करते हैं कि अगर बिजनेस में 5 पार्टनर्स हैं, उसमें से 4 पार्टनर्स जो हैं वो माल प्रैक्टिस करते हैं, को फ्रॉड वगैरह करते हैं और बिजनेस को लॉस होता है, तो उनका लॉस फिर वो पार्टनर क्यों फेस करेगा जिसकी लाइबिलिटी, जो कि जिसने कोई लाइबिलिटी अपने, या इन शॉर्ट जिसने कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। तो फिर इसका मतलब फिर ऐसे जो इनोसेंट पार्टनर्स होते हैं फिर उनको क्या कह दिया जाता है कि उनकी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है, ताकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व ना किया जा सके। बस जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना पैसे ही के लिए ही वो क्या हो सके, लाइबल हो सके। और मोस्ट स्टेट्स होल्ड्स ऑल पार्टनर्स पर्सनली लाइबल फॉर पार्टनरशिप डेट्स। और मोस्टली स्टेट्स का मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ में पार्टनरशिप की डिस्कशन होती है, नॉर्मली तमाम पार्टनर्स को पर्सनली क्या किया जाता है, लाइबल किया जाता है। अब इसके बाद कहते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़ की बात हो रही है तो इट्स ओके फाइन, इसको आप स्किप कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपनीज, हम लोग अभी कंपनी पर बात नहीं करेंगे, हमारी डिस्कशन जो होगी वो अभी पार्टनरशिप के ऊपर चल रही है। ठीक है जी, तो ये कुछ हद तक हमारे पास एक जनरल सी डिस्कशन थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का पार्टनरशिप। भाई अगर एक पार्टनरशिप बनानी है, ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसकी डिस्कशन किस तरह से, आप जरा देखिएगा बेटा जी। ऑर्गेनाइजिंग का पार्टनरशिप के अंदर पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि पार्टनर्स कैन इन्वेस्ट बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कुछ अपने साथ ला सकते हैं, वो अपने एसेट्स भी ला सकते हैं साथ, और अपनी लाइबिलिटीज़ को भी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कंसिडर करवा सकते हैं। यानी कि सपोज करते हैं कि जी मैं एक जनरल सी बात करता हूँ कि मैं एक ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा हूँ, एक छोटा सा बिजनेस है, मैं अकेला उस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ, और कल को मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज हो जाऊँ, और जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मैं भी उनका पार्टनर बनना चाहता हूँ।
तो मैं अपना बिजनेस ही पूरा का पूरा उठाकर वहाँ ले जाता हूँ, जिसमें मेरे बिजनेस के एसेट्स भी होंगे। अब वो मेरे एसेट्स जो थे, जो मेरे अकेले के एसेट थे, अब वो जाकर उस पार्टनरशिप के एसेट्स बन जाएंगे। और इसी तरह जो मेरे अकेले की लाइबिलिटीज थी वो जाकर क्या बन जाएंगी, मेरी पूरी पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज। इसका मतलब फिर पार्टनर क्या कर सकता है कि एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज दोनों चीज़ें बिजनेस के अंदर क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर हो गई बात जी। और उसके बाद आगे कहते हैं जी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट एन एग्रीड अपॉन वैल्यू, नॉर्मली फेयर मार्केट वैल्यू। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं सिंपल बात करता हूँ, अगर तो पार्टनर कैश लेकर आता तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, किसी किस्म की वैल्यू की मसले कोई नहीं, जितना कैश लाएगा वो उसका कैपिटल है। लेकिन अगर एक पार्टनर एसेट्स लेकर आ रहा है और उसके साथ साथ अपनी लाइबिलिटीज लेकर आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि उसके एसेट्स की वैल्यूएशन का क्या प्रॉब्लम होगा, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो फिर ये होता है कि तमाम पार्टनर्स जो होते हैं वो एग्री, जिस प्राइस के ऊपर एग्री करेंगे कि वो इस एसेट को क्या वैल्यू देते हैं, या और नॉर्मली वो क्या लिया जाता है, मार्केट की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाती है। यानी कि सपोज दैट मैं कहता हूँ जी, मैं अपनी ज़ाती इस्तेमाल की जो गाड़ी है, मैं उसको किस में लेकर आना चाहता हूँ, बिज़नेस में लाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन फिर ये आता है कि जी मेरी ज़ाती गाड़ी जो है अगर मैं बिज़नेस में लाता हूँ तो उसकी क्या वैल्यू होगी। हम लोग फिर नॉर्मली ये कर लेते हैं कि उसका आसान तरीका है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक करवा लेते हैं। जो मार्केट वैल्यू उसकी लगती है, उस पैसे को फिर क्या कर दिया जाता है, बिजनेस में पार्टनर के नाम से उसका कैपिटल डाल दिया जाता है कि इसने पैसा इन्वेस्ट किया है, किस फॉर्म के अंदर, एसेट्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो वो एक तरफ वो बिजनेस का एसेट बन जाता है और दूसरी तरफ वो पैसा उस पर्सन का क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। उसके बाद कहते हैं जी, एसेट्स कंट्रीब्यूशन इंक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जितने ज़्यादा एसेट्स लाता जाएगा, ऑन द अदर हैंड उस पार्टनर का कैपिटल उतना बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ हमें कहता है विड्रॉल्स फ्रॉम द पार्टनरशिप डिक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने पैसे ऑनर बिजनेस से निकालता रहेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। यानी कि पार्टनर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में पैसा लाना या एसेट्स लाना, उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और बिजनेस से पैसा निकालना वो क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो ये सिंपल से फीचर थे ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टनरशिप के रेफरेंस से। अब उसकी हमने बात की। अब इसको अगर हम लोग एक तरह प्रैक्टिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया बेटा कि ऑन फर्स्ट 11 केला ज़ियान एंड हेक्टर पेर्स, ये दो पर्सन्स की बात हम कर रहे हैं। हेक्टर पेर्स भी एक पर्सन है और केला ज़ियान भी एक पर्सन है। ऑर्गेनाइज अ पार्टनरशिप कॉल्ड बोर्ड्स, उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई जिसका पार्टनरशिप का नाम रखा है बोर्ड्स के नाम से। ज़ियान्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 7000 कैश। ज़ियान क्या किया, उसने 7000 कैश लेकर आया और 33,000 इन द बोर्डिंग फैसिलिटीज़, और अपने साथ की बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ को साथ लेकर आया, कितने की, 33,000 की। यानी कि ये दो तो हो गए एसेट्स की डिस्कशन होगी साथ। और इसके साथ ही साथ कहता है एंड अ नोट पेबल फॉर 10,000 ऑन द बोर्डिंग फैसिलिटीज़, और बोर्डिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर 10,000 की एक लाइबिलिटी नोट पेबल वो भी अपने साथ लेकर आया है ऑन, ठीक है। और उसके बाद पर्स, जो दूसरा पार्टनर है, पर्स की बात हो रही है, इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000 कैश, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया कैश का लेकर आया। तो बेटा मेरी वर्डिंग ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद एंट्री पे मूव करेंगे, आपके लिए समझना आसान होगा। अब जब दोनों इंडिविजुअल पर्सन अपने अपने साथ जो जो कुछ भी लेकर आते हैं वो सब कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। अगर वो अपने साथ एसेट्स लेकर आते हैं तो वो उनके एसेट्स जो थे वो अब बिजनेस के एसेट कंसिडर होंगे। अगर वो अपनी लाइबिलिटीज़ लेकर आते हैं तो उनकी लाइबिलिटीज़ अब बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कंसिडर की जाएंगी। क्लियर होगी बात बेटा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिस्कस करते हैं। अब एंट्रीज को डिस्कस करने से पहले वन थिंग जो है ना वो अपने माइंड में रख लीजिएगा बेटा, वो ये है कि अब जो हम एंट्रीज करने जा रहे हैं, वी आर कंसिडर आवर सेल्फ एज अ पार्टनरशिप। हम एक पार्टनरशिप हैं। अब हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज क्या पास करनी है। अब देखिए बेटा जी, टोटल कैश आया, कितने का कैश आया बेटा जी, 7000 का कैश आया हमारे पास, उसकी बात हम कर रहे हैं। बोर्डिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास कितने की आई हैं, 33,000 की। ये भी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जैन की बात कर रहे हैं। अब जैन ने क्या बात की है बेटा जी कि कैश कितना लाया था, 7000। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो कैश बिजनेस में आया, अब ये कैश बिजनेस का एसेट बन गया तो डेबिट हो गया। बोर्डिंग फैसिलिटीज़ अब बिजनेस का एसेट बन गई, ये भी डेबिट होगी क्योंकि एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो ये दो एसेट्स आए, 7000 और 33,000, टोटल 40,000 के एसेट्स लेकर आया, और साथ ही साथ 10,000 की क्या लेकर आया, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है, नोट पेबल के नाम से 10,000 की है। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, 40,000 के टोटल एसेट्स, उसमें अगर 10,000 की लाइबिलिटी को एडजस्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर हम अज्यूम करें कि हम वो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो 40 में से अगर 10 की लाइबिलिटी पे हो गई तो फिर जैन का नेट कैपिटल पीछे कितना बचता है, 30,000 का। तो अकेला जैन कैपिटल उसको क्रेडिट कर दिया कितने से, 30,000 से। ठीक हो गया। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ जैन, ये जैन की इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद आगे चलिए जैन 11 की बात करते हैं। अब दूसरे पार्टनर की बात हो रही है, पर्स की बात है। तो पर्स ने सिंपली सिर्फ कैश इन्वेस्ट किया था तो कैश डेबिट हो गया बिजनेस में, और पर्स कैपिटल उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बड़ी सिंपल सी ये थी हमारे पास एंट्रीज थी कि जब एक पार्टनरशिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी एंट्रीज किस तरह से होती हैं बेटा, कि हर पार्टनर की
इंडिविजुअल हमने एक सेपरेट एंट्री पास की कि जिस जिस पार्टनर ने जो जो इन्वेस्ट किया, अगर वो एसेट्स लाया अपने साथ लायबिलिटीज़ लाया तो उसको किस तरह से एडजस्ट किया, ये आपके सामने बेटा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आगे कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अब उसने क्या कहा बेटा, ये कुछ टिप्स हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस में काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। इन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जब हम अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं तो पार्टनर्स विड्रॉल्स आर डेबिटेड टू देयर ओन सेपरेट विड्रॉल अकाउंट्स। ठीक है जी, कि अब हमने करना क्या है कि अगर पार्टनर्स कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं तो हमने फिर एक सेपरेट विड्रॉल का अकाउंट ओपन करना है, और जितने पैसे वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं हमने उनके जो विड्रॉल अकाउंट है उसको डेबिट करते चले जाना है। ठीक है बेटा, विड्रॉल अकाउंट को हमने क्या करना है, टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन करेंगे अपने पास, और जितने पैसे पार्टनर्स पूरे साल में विड्रॉ करते रहेंगे हम इस विड्रॉल अकाउंट में वो पैसे क्या करते जाएंगे, डेबिट करते जाएंगे। फर्दर मोर कहता है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड, ठीक है जी, फॉर देयर शेयर ऑफ नेट इनकम। अगर अब बिजनेस के अंदर पूरा साल गुजरा, बिजनेस के ऑपरेशन चले और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट की वजह से, उस नेट इनकम की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मजीद क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब वो जो प्रॉफिट कमाया बेसिकली वो भी पार्टनर्स का ही है, तो हमने उनके कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। बट इन केस अगर होता लॉस तो फिर उनके अकाउंट को क्रेडिट की बजाय क्या करते, डेबिट कर देते, और वो लॉस का पैसा उनके कैपिटल में से हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ कहता है कि व्हेन क्लोजिंग द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, कि ये काम हमने कब करना है, कि जब हमने एंड ऑफ द पीरियड जाकर अपना अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो फिर हमने ये देखना है कि उनका कैपिटल कितना था बिजनेस में, मजीद कितना प्रॉफिट कमाया, वो हमने इनके कैपिटल में ऐड कर देना है, और अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उनके बिजनेस कैपिटल में से उसको क्या कर देना है, लेस कर देना। और यही बात आगे उसने मेंशन की है कि ईच पार्टनर्स विड्रॉल अकाउंट इज क्लोज टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेपरेट कैपिटल एंड विड्रॉल अकाउंट्स आर केप्ट फॉर ईच पार्टनर। फिर अब ये होता है कि हम लोग फिर वो विड्रॉल अकाउंट को उसके कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं। एक तरफ कैपिटल जो वो लेकर आ रहा है और एक तरफ विड्रॉल्स जो वो लेकर वापस जा रहा है, तो हम दोनों के रिकॉर्ड सेपरेट सेपरेट बनाते जाएंगे, और जब वो पर्सन बिजनेस छोड़कर जाता है या हम लोग, तो फिर हम दोनों अकाउंट्स को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं कि लेकर कितना आया है, सपोज 50,000, और बिजनेस से वापस उसने निकाला कितना है, 30,000। इसका मतलब बिजनेस में नेट पैसा उसका कितना पड़ा हुआ है, 20,000 की अमाउंट हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये एक एज्यूम्ड वैल्यूज के साथ मैंने इसको डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक हो गया बेटा जी। अब आगे अगला पॉइंट हमारे पास एक आता है डिवाइडिंग इनकम्स और लॉस। अगर इनकम होती है या अगर लॉस होता है, इनकम का मतलब यहाँ प्रॉफिट की डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब जरा इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा कि पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द पार्टनरशिप बट आर इट्स ऑनर्स। जो हमारे पार्टनर्स होते हैं डेफिनेटली अच्छी बात है कि वो पार्टनरशिप के एम्प्लॉयज तो नहीं होते, वो तो ऑनर हैं। दिस मीन्स देर आर नो सैलरीज रिपोर्टेड एज एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। अगर वो अपनी कोई सैलरीज लेते भी हैं तो हम उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम पार्टनर्स की सैलरी को एज अ एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा कि पार्टनर्स की सैलरीज को एज अ एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ हमने कहा कि प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप आर डिवाइडेड ऑन सम एग्रीड अपॉन रेशोज। अब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसके अंदर एक पार्टनरशिप की प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो लिखी जाती है कि अगर कल को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट तमाम पार्टनर्स में किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर लॉस होता है तो वो भी किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो हमारे पास एग्रीड रेशो होगी उस हिसाब से फिर प्रॉफिट और लॉस को क्या कर लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। अब आगे हमने क्या कह दी थी, 3 फ्रीक्वेंटली यूज मेथड्स टू डिवाइड इनकम और लॉस और एलोकेशन ऑन। 3 मेथड है हमारे पास। सबसे पहला स्टेटेड रेशोज, यानी कि जो एग्रीमेंट के अंदर रेशो लिखी हुई है उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, कैपिटल बैलेंसेज, या फिर जितने कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसकी रेशो बना लेंगे, जिसने जितना कैपिटल लगाया उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, उस हिसाब से चलेंगे। और सर्विसेज, कैपिटल एंड स्टेटेड रेशोज, अब हम तीनों की बात कर रहे हैं कि उनको सर्विसेज के पैसे अगर मैं देने हैं तो वो भी कर लेंगे, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह, और स्टेटेड रेशोज को साथ कवर अप करके चलना। तीसरे मेथड को भी हम बेटा यहाँ पर सिर्फ बाय वर्ड्स पढ़ें, आगे जाकर जब न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस में जाएंगे तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि बेटा कि इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक छोटी छोटी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ देखते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा बेटा किस तरह से। एलोकेशन ऑन स्टेटेड रेशोज, अब जो रेशो डिसाइड हुई है उसके हिसाब से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसने कहा कि इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज़ैन इज टू रिसीव 2/3। 2/3 का मतलब होता है बेटा कि टोटल 3 हिस्से हैं पार्टनरशिप के, और 3 हिस्सों में से ज़ैन को कितने मिलने हैं, 2 हिस्से। एंड पर्स के पास कितना हिस्सा आएगा, 1 हिस्सा आएगा, कितने में से, 3 में से। ठीक हो गया बेटा जी। का टोटल पार्टनरशिप के प्रॉफिट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से 2 हिस्से किसको देने हैं हमने, ज़ैन को, 2 रेशो इसकी है, और 1 रेशो किसकी है, पर्स की, और 1 हिस्सा किसको मिलेगा, पर्स का, फॉर पार्टनरशिप इनकम और लॉस, और पार्टनरशिप की इनकम और लॉस के अंदर। इफ द पार्टनरशिप इनकम इज 60,000 वी विल एलोकेट द इनकम टू पार्टनर्स एज फॉलोज। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा
प्रॉफिट बाय नेचर क्रेडिट होता है। और से सुनिएगा बेटा, प्रॉफिट बाय नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि वो इनकम है। लेकिन अब हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अमंग द पार्टनर्स, तो हम उस प्रॉफिट को यहाँ पर डेबिट करेंगे किस नाम से? इनकम समरी के नाम से, 60,000 रुपया। अब 60 में से जैन को कितना देना है और पर्स को कितना देना है, ये नीचे एक छोटी सी वर्किंग है के ऊपर हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जैन को हमने कितने परसेंट देना है? 2/3 की बात की। तो ये 60,000 के ऊपर 2/3 लगाया, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज़ किसके हिस्से में आएगा? जैन के हिस्से में। तो 60 में से अगर 40,000 रुपया 40,000 रुपीज़ जैन के हिस्से में आया, तो रिमेनिंग 20,000 यानी कि 20,000 रुपया वो किसके हिस्से में जाएगा? पर्स के हिस्से में चला जाएगा। पॉइंट समझ आ गया जी? तो बड़ी छोटी सी एक हमने एग्जाम्पल ली और उसके अंदर इसको सॉल्व करके देखा। इसी तरह से अब उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर हम उनको रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट ना करते, बल्कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बेस के ऊपर होगी? एलोकेशन ऑन कैपिटल बैलेंसेस, कि जितना जितना किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा कि इन देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैन एंड पर्स एग्री टू एलोकेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिगिनिंग कैपिटल बैलेंसेस। बिगिनिंग का मतलब है कि जितने कैपिटल के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस कैपिटल की हम क्या बना लेंगे? परसेंटेज बना लेंगे कि टोटल बिजनेस में कितने परसेंट जैन का है और कितने परसेंट पर्स का है। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा जी, अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल्स याद हैं तो जैन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 30,000, और पर्स ने कितना इन्वेस्ट किया? 10,000, यानी कि टोटल पैसा कितना है? 40,000। अब इनकी रेशो क्या बनती है बेटा? 75% एंड 25%, क्योंकि 40,000 में अगर 30,000 की बात करें जैन का कैपिटल, तो ये रेशो कितनी बनेगी? 75% की रेशो किसकी बनती है? जैन की, और 25% किसका बनता है? कैपिटल, पर्स का। तो इसका मतलब ये इनकी क्या बन जाएगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज आ गई इनके पास। अब इनकम कमाई 60,000, तो 60,000 का 75%, 45,000 रुपये किसको मिल गया? मिस्टर जैन को। और वही 60,000 का जो रिमेनिंग 25% था वो किसको मिल गया? मिस्टर पर्स को। अब इसकी अगर एंट्री देखिए तो एंट्री वही है जैसे हमने पिछली एंट्री पास की, लेकिन अब अमाउंट्स होंगी वो इसके हिसाब से चेंज हो गई कि प्रॉफिट को हमने डेबिट कर दिया 60,000 से, और 45,000 रुपये जैन के हिस्से में आया, और बाकी 15,000 रुपये किसके हिस्से में आ गया? पर्स के हिस्से में चला गया। ठीक हो गया बेट जी? और उसके बाद अब हमने क्या किया जी? अब एलोकेशन ऑन सर्विसेज कैपिटल एंड स्टेटेड रेशोज की बात करें। अब जरा इसको गौर से देखिएगा बेटा कि जैन एंड पर्स हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग कंडीशंस। अब उनकी क्या कंडीशंस हैं? जैन रिसीव्स 36,000 एनुअल सैलरी अलाउंस। जैन जो है वो साल का 36,000 रुपये सैलरी के तौर पे रिसीव करेगा। एंड पर्स रिसीव्ड एन अलाउंस ऑफ 24,000, और पर्स जो है वो पूरे साल का 24,000 रुपया सैलरी के तौर पे रिसीव करेगा। उसके बाद कहा जी ईच पार्टनर इज अलाउड एन एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑन देयर बिगिनिंग कैपिटल बैलेंसेस। अब जितना कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी इन दोनों पार्टनर्स को। एक ये पेमेंट आ गई जो बिजनेस ने करनी है। और तीसरे पॉइंट पे कहता है कि एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम और लॉस, अब जो बकाया इनकम और लॉस बचेगा इज एलोकेटेड इक्वली, अब वो दोनों को क्या मिल जाएगा? इक्वल मिल जाएगा। अब उसके बाद हमने कहा जी नेट इनकम सपोज करते हैं कितने की हमारे पास? 70,000। अब ये जितनी बातें हमने देखी हैं, अब हम इसको न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर आते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा बेटा जी हम लोग किस तरह से परफॉर्म करेंगे इसको। एलोकेशन ऑन सर्विसेज कैपिटल एंड स्टेटेड रेशियोज की बात की। नेट इनकम हमारे ने क्या बोला बेटा? कितने की? 70,000 की। अब उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि दोनों की सैलरीज हैं। 36,000 रुपये किसकी है? जैन की, और 24,000 रुपये किसकी है? पर्स की। तो 36 और 24 का अगर हम सम कर लेते हैं तो ये बनता है 60,000 रुपये। 60,000 हमने सैलरीज के बाद में दे दिया। रिमाइंडर कितना रह गया? 70 में से 60 चला गया, बाकी कितना रह गया? प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट रह गया। फिर हमने कहा था कि इन दोनों को कैपिटल के ऊपर क्या देना है? इंटरेस्ट देना। ये कैलकुलेशंस करके दिखाइए बेटा। 30,000 का 10% 3,000, और 10,000 कैपिटल था उसका, उसके ऊपर 10% ये हमारे पास आ गया। अब 3,000 इसका, 1,000 इसका, टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया? 4,000। प्रॉफिट रह चुका था पीछे 10,000 का, 10 में से ये 4,000 रुपये का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद बकाया प्रॉफिट कितना बच गया? 60। और इस 60 के बाद 6,000 बच गया। तो अब इस 6,000 को इन दोनों में पार्टनर ने आपस में इक्वल डिवाइड करना है, यानी कि 3,000 किसका होगा? जैन का, और 3,000 किसका होगा? पर्स का। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा जी? कि इक्वल एलोकेशन इनकम टू ईच पार्टनर। फाइनली अब इनके हिस्से में कितना कितना पैसा बेटा गौर से देखिएगा। जैन को कितना हिस्सा मिला? 42,000, और पर्स को कितना मिला? 28,000। तो ये हमारे पास टोटल एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ की? ईच एलोकेशन की बात। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी? इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की? उसके बाद आगे देखिए बेटा जी, अब हमने एज्यूम करते हैं कि अब हमारा प्रॉफिट जो है वो 70,000 की बजाय कितने का हमारा है? 50,000 का। एलोकेशन ऑन सर्विसेज कैपिटल एंड स्टेटेड रेशियो। नाउ लेट्स अज्यूम दैट द नेट इनकम इज ओनली 50,000। अब जरा गौर से देखिएगा नेट इनकम कितने की है? 50,000। दोनों की सैलरीज कितने की हैं? 60,000 की। इसका मतलब फिर सिर्फ सैलरीज ही देने के बाद बिजनेस को कितने का लॉस हो गया? 10,000 का लॉस है बिजनेस को।
क्योंकि टोटल सैलरीज उनकी कितनी बनती हैं 60,000 की, बिजनेस ने कितना कमाया है 50,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पर लॉस हो गया। और फर्दर मोर अभी इंटरेस्ट भी पे करना है, तो उस इंटरेस्ट की जो पेमेंट है हमारे पास 3,000 एंड 1,000 4,000 मजीद इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 10 का लॉस था, 4,000 ये और पेमेंट अगर इनके ज़िम्मे पड़ी तो लॉस कहाँ पे चला गया 14,000, 14,000 का लॉस हो गया। फिर हमने क्या कहा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस रेशो के ऊपर होगा, इक्वल डिवाइड होगा। तो इक्वल डिवाइड होने के बाद अब ये 7,000 लॉसेस के तौर पर यहाँ पे माइनस हो गया, तो नेट जैन के हिस्से में कितना आ रहा है 32,000, और साथ ही साथ पर्स के हिस्से में नेट कितना आ रहा है 18,000 की हम बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल किसकी ले ली, लॉस की एग्जांपल टेकअप कर ली। क्लियर होगी बात बेटा जी, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की। अब फिर फाइनली हम लोगों ने एक छोटी सी क्या बनाई है यहाँ पर, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, पार्टनरशिप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमने बात की है। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा गौर से कि ड्यूरिंग 2005 जैन विड्रॉल 20,000 कैश फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड पर्स विड्रॉल 12,000, नेट इनकम फॉर द ईयर इज 70,000। अब ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, बिगिनिंग कैपिटल बैलेंसेज, ये अब एक कॉलम आपको जैन का नज़र आ रहा है, एक पर्स का नज़र आ रहा है और एक टोटल नज़र आ रहा है। अब बिगिनिंग कैपिटल बैलेंसेज, इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर्स, जैन ने कितनी लगाई थी 30,000, पर्स ने कितनी लगाई है 10,000, टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हुआ हुआ है 40,000। अब उसके बाद नेट इनकम की जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई 36,000 रुपये जैन को मिला सैलरी का, पर्स को मिला 24,000 रुपये सैलरी का। इंटरेस्ट अलाउंस जैन को कितने का मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 का, पर्स को कितना मिला था 1,000 का। और फर्दर मोर बैलेंस एलोकेटेड, अब जो बाकी का प्रॉफिट उनको मिला था कितने कितने का 3,000 का, ये मिला था 3,000 का, यानी कि नेट इस साल में इसको कितना मिला है 42,000, इसको नेट कितना मिला 28,000। अब ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, 30,000 का इनका पहले कैपिटल था और मज़ीद इनको पूरे साल में कितना रिसीव हुआ है 42,000 इनको रिसीव हुआ है, और उसमें से 20,000 रुपये उन्होंने, ये ऊपर हमने जो क्वेश्चन में देखा था कि 20,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो 30 प्लस 42 72 में से 20,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब अभी मज़ीद ज़ियान का बिजनेस में कितना कैपिटल है 52,000 का, दैट इज़ कॉल्ड एंडिंग कैपिटल बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस की हम लोगों ने इसमें बात की। और इसी तरह से पर्स के ऊपर देखिए 10,000 पहले कैपिटल था, 28,000 उसको और मिल गया, टोटल 38, और 38 में से 12,000 किसकी विड्रॉल थे वो अगर माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग 26,000 की अमाउंट हमारे पास आती है, और ये हमारे पास टोटल का कॉलम है, ये सारी अमाउंट्स इसमें टोटल हो जाती है। क्लियर होगी बात जी। तो दिस वाज द पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जब पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो उसके अंदर इस तरह से फिर उनके कैपिटल के फाइनली क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं। क्लियर होगी बात जी। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, हमारी जो मेजर डिस्कशंस थी जनरल कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस हो गई। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई नया पार्टनर बिज़नेस में आता है या बिज़नेस छोड़कर जाता है कोई पार्टनर, या बिज़नेस को अगर हम क्लोज़ करना चाह रहे हैं, बिज़नेस की डिसोल्यूशन किस तरह से है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा सारी की सारी डिस्कशन उसके ऊपर होगी सारी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है तो बेटा हमारे एडमोडो के ऊपर भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर एडमोडो नहीं तो फिर व्हाट्सअप का ग्रुप आप लोगों को पता ही है बेटा, ये व्हाट्सअप के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वॉइस नोट दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसमें रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।